दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत दर्शन न्यूज और हमारे जगत दर्शन न्यूज के कार्यालय में आज पहुंचे हैं शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी। सबसे पहले मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। आप लोगों ने इनको बहुत बार मीडिया के द्वारा देखा होगा कि किस प्रकार से ये बिहार और झारखंड के किसानों के लिए संघर्ष किए हुए हैं। किसान आंदोलन में खासकर इनकी अहम भूमिका रही है और किसानों की ये चहेते नेता रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये किसानों के लिए और क्या क्या सपने संजो कर बैठे हैं और क्या सरकार से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं और सरकार विरोधी कौन कौन सी नीतियाँ हैं जो किसानों को कुचल रही है। जी, सबसे पहले मैं जगत दर्शन के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जगत दर्शन के जो हमारे बीके भारतीय जी हैं इनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने किसानों की समस्या उठाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी बिहार के सारण जिले के जलालपुर प्रखंड से हूं और ये बात सही है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जो किसानों का महा आंदोलन चल रहा था उसमें लगातार 378 दिन हमने सभी बॉर्डरों पर बिहार और झारखंड के किसानों के लिए जोरदार पक्ष रखते हुए हमने आंदोलन में सक्रिय रहा और किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर टीवी चैनलों के डिबेट में हमने किसानों का पक्ष रखा। सबसे बड़ा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि किसानों के लिए आप क्या और इच्छा रखते हैं। तो मैं बता दूं कि अभी अभी जो केंद्रीय बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, तो हम न्यूज़ इंडिया 24x7 में नोएडा फिल्म सिटी से बजट की उम्मीद और समीक्षा के दरमियान जो मैं बहस में बैठा था उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बोला हूँ, चूँकि किसानों की संख्या कुल आबादी की लगभग 70% है और 70% एक मेजॉरिटी होती है, तो जो हमारी शिक्षा नीति है, अगर शिक्षा नहीं है तो आदमी अंधा है, बहरा है और गूंगा है, कुछ नहीं है उसके पास, पशु के समान है। तो पहले किसान के बच्चों को शिक्षित करने हेतु सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि शिक्षा को आम से लेकर और ख़ास तक एक करना होगा। जैसे कि उसमें IAS IPS के बच्चे पढ़ें, गरीब के भी बच्चे पढ़ें, एक ही स्कूल में पढ़ें, तो उसमें रातों रात जादुई सुधार होगी। क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल की व्यवस्था स्वतः ठीक हो जाएगी और जादुई सुधार जाएगी। बहुत बड़ा चमत्कार है जिसमें एंकर ने भी मेरा सपोर्ट किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रत्याशित फैसले को आज तक गिरी जी किसी सरकारों ने लागू नहीं किया, जिसमें हमने कहा था कि देखिए देर सवेर ये होना है, 10 बरस के लिए चलता है। बिहार जो है आंदोलन की भूमि रही है, जयप्रकाश नारायण से लेकर बहुत सारे आंदोलन, और यहाँ से चिंगारी लग चुका है और ये होगा, निश्चित तौर पे होगा। सारण की आपने बात किया और शिक्षा व्यवस्था की बात किया। सारण बिहार प्रांत में ही पड़ता है और ज़्यादातर शिक्षा की अगर बात किया तो बिहार में अभी शिक्षा की क्या स्थिति है इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। हालांकि अगर सरकारी विद्यालयों की बात करें तो सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक खासकर जो है, वो काफ़ी सरकार के प्रति सरकार उदासीन रही है शिक्षकों के प्रति। कारण क्या है कि शिक्षकों का जो पूर्ण वेतनमान होना चाहिए वो नहीं मिलता है और ऐसा भी शिक्षकों के द्वारा सुनने के लिए मिला है कि जब हमको पूर्ण वेतनमान नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोगों का अस्तित्व क्या है। और इस प्रकार से उन लोगों का जो शिक्षा के प्रति रुझान होना चाहिए, विद्यालयों में बच्चों के प्रति जो रुझान होना चाहिए, उसमें भी कमी आई है कहीं ना कहीं और इसको सरकार भी समझ रही है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तेजस्वी सरकार ने भी चुनाव अगर बहुत बड़ी बढ़त इन्होंने प्राप्त किया था अभी पिछले विधानसभा चुनाव में, और तो उनका जो है मेन मुद्दा यही था कि हम शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देंगे, मेरा पहला कलम उठेगा तो शिक्षकों के पूर्ण वेतनमान के लिए उठेगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है और शिक्षक जो है काफ़ी उदास रहते हैं इसके प्रति।
प्रति। तो शिक्षकों का जो समान काम समान वेतन के लिए बहुत बार कोर्ट में केस भी किया गया और शिक्षकों का अभी तक जो है वो अभी तक लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं बिहार में, उसकी क्या स्थिति हम सभी वाकिफ़ हैं कि इसमें कैसे सुधार की गुंजाइश हो सकती है। देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था और मैं अपने पार्टी की एक बड़ी बैठक जो झारखंड और बिहार के पैमाने पर पटना में थी, उसमें भी आपके न्यूज़ के जरिए मैं ये बताया हूँ। और सबसे पहला बात मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो है समाज का एक दर्पण होता है। दूसरा पक्ष मैं मान रहा हूँ कि एक लेबर अगर आपके यहाँ किसी भी तरह का काम करने जाता है, एक दिन काम करता है और उसकी सही मजदूरी उसको अगर नहीं दी जाती है तो दूसरे दिन से उसको काम में मन नहीं लगता है। तो हमारा शिक्षक जो है बच्चों का भविष्य निर्माण करता है, पूरे समाज का दर्पण है और इसी पे हमारा देश और राज्य टिका हुआ है, हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। तो सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। और तेजस्वी जी ने जो कहा, तो देखिए ये जो है राजनीतिक पार्टियों की जो जुमलेबाजी है, आप समझ सकते हैं कि जब नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के अमित शाह कह सकते हैं कि 15 लाख और ये तो चुनाव जीतने का फंडा है और इसलिए बोले तो जुमला है, ये झूठ बोला गया। शर्म नहीं लगी अमित शाह जी को ऐसा कहते हुए और जनता को बेवकूफ़। मैं कहा था, बहुत पहले मैं कहा हूँ कि अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ख़ास करके मोदी जी, ये जितने भी सब जनता के बीच में घोषणा किए, तो व्याकरण में 2 शब्द होते हैं, समानार्थक और विपरार्थक। इन्होंने विपरार्थक अर्थ में बोल रहा था, लेकिन जनता उसको समानार्थक अर्थ में समझकर और इनको चुनने का काम की, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अब रह गई कि कहा गया है कि दूसरे का अगर हम नकल करते हैं तो नहीं चलता है। हंस और बगुले की चाल वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो मोदी जी का नकल करते हुए अगर तेजस्वी जी ने कोई घोषणा किए हैं, तो तेजस्वी जी, मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं, आप जुआ हैं, आपका राजनीतिक भविष्य बहुत है। आप अगर उनका नकल कर रहे हैं, और शिक्षक समाज का दर्पण है, शिक्षक एक ऐसी कम्युनिटी है जो शिक्षा देने का काम करती है, समाज में संदेश देने का काम करती है, और इनके साथ जो आपने झूठा वादा किया और शिक्षकों ने आपको जो मदद किया चुनाव में, तो इसकी बहुत बड़ी खामियाजा आपको भुगतनी पड़ सकती है और पूरी राजनीतिक कैरियर आपका बर्बाद हो सकता है। ये आपको समझने की बात है। अगर सरकार की अगर बात करें, तेजस्वी यादव की बात तो हमने सुन ली आपके द्वारा। सबसे पहले अगर सरकार की बात करें तो अब बिहार में सरकार तो कभी स्थिर रही नहीं है। अभी अगर बात करें जिस प्रकार से नीतीश कुमार की चर्चाएं चल रही है कि उनको पलटू राम से घोषित किया जा रहा है ना, और कुछ लोग उनको कुर्सी कुमार भी कह रहे हैं क्योंकि कुर्सियों से चिपकने की इनकी आदत रही है। अभी बिहार में एक छोटे से बालक रौनक रतन के द्वारा जो है उन पर काफ़ी कुछ मतलब कंज भी कसा गया है और काफ़ी कुछ कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार जो हैं कुर्सी के लालची हैं और ये मुख्यमंत्री ही हर हालत, मतलब पार्टी किसी की भी बने, दुल्हा यही रहेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगर कोई बिहार में अगर कोई पार्टी, जो भी पार्टी की सरकार बनती है, अगर सरकार स्थिर नहीं है तो मैं समझता हूं कि क्यों सरकार के अधीन, उस राज्य के अधीन जनता कैसे स्थिर हो सकती है? देखिए, आपने बहुत ही, मुझे हंसी आ रही है इस प्रश्न पे। इसलिए हंसी आ रही है कि पलटू शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये आज बिहार के लिए और नीतीश कुमार के लिए तकिया कलाम बन चुका है। और अच्छे अच्छे नेतागण, अच्छे अच्छे लोग पलटू, तो जो हम उच्चारण कर रहे हैं आप इसको सुनिएगा, पलटू। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि पलटू कौन पलटू हैं? ये प ल ट दीर्घकार पलटू या प ल ट संयुक्त पलटू। इसलिए कि पलटू का अर्थ जानते हैं क्या होता है? पालने पोसने वाला जानवर, पालने पोसने वाला जानवर। और पालने पोसने वाले जानवर में सबसे एहसानमंद जानवर होता है कुत्ता। तो क्या आप लोग किस पलटू की बात कर रहे हैं? कौन सा पलटू कह रहे हैं? और प ल
ट संयुक्त वाली जो पलटू है उसका मतलब होता है बातों से पलट जाना। ये स्टेटमेंट मैं बिहार 1 पर भी दिया हूँ। ऐसा तो सुनने के लिए आया ही है कि कभी कहते हैं कि राजद से अब कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, है ना। ऐसा बहुत बार सत्र चला है तो उसमें भी इन्होंने कहा है कि हम राजद से कभी हाथ अब नहीं मिलाएंगे। तब तक चले गए भाजपा में, अब भाजपा से कूद कर फिर चले आए राजद में। इनकी बातें जो है कहाँ तक सार्थक हो पाती है? अरे तो सुने नहीं है, कुत्ते को जब कवरा फेंका जाता है जी। तो इधर फेंका जाएगा तब तक उधर कूदेगा, उधर फेंकेगा। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं को पलटू हम क्यों कहें। ये तो अपना उम्र पार कर दिया, लेकिन ये तेजस्वी समझे। एबीपी चैनल पर बोलकर कई चैनलों पर तेजस्वी जी आप बोले हैं कि कोर्ट का कागज लाओ, इस पलटू चाचा के पास मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या बचे क्या? अपनी कैरियर को ये बर्बाद कर चुका तेजस्वी। तो ये दोनों पलटू है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि पलटू लोग कह भी रहे हैं और सत्ता ये पलटते नज़र भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार में कुछ ऐसी खूबियाँ भी रही होंगी कि चाहे सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री इन्हीं को चुना जाता है? आखिर इसका क्या कारण आप बता सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये जो है राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक मजबूरियां हैं और उस मजबूरी के तहत उनको चुना गया। लेकिन उनका फर्ज ये नहीं बन रहा था कि इन मजबूरियों का फायदा वो सत्ता प्राप्ति और कुर्सी से चिपके रहने के लिए करें और पूरे बिहार की जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट का अपमान करें। तो जनता पूरे बिहार की देख रही है, बेवकूफ़ नहीं है। इसका जवाब जनता देगी, जनता से बढ़ के कोई होता नहीं है। अच्छा, अभी जैसा कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब से ऐसा कहा जा रहा था कि अब सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। लेकिन जैसे ही ये राजद से पुनः जो इन्होंने हाथ मिलाया, अब ऐसा ही कहा जाए कि अब जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है। और ऐसा भी देखने के लिए कि कुछ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपराधिक घटनाओं का जहाँ तक सवाल है तो नीतीश कुमार जी के भी सरकार में, जबकि वो कुशवाहा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के कई जिलों में सिर्फ कुशवाहा समाज की लगातार हत्या होती रही, जिसमें सुजीत मेहता एक बहुत बड़े जिला पार्षद थे औरंगाबाद में, उनकी भी हत्या हुई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने कहा, अरे ये सरकार जो है निकम्मी है, कायर है, अपनी सुरक्षा के लिए अपना जमीन बेचो और हथियार खरीदो, कहा गया था। और ताज़ा घटना मैं एक सारण की बता रहा हूँ, सारण की, खलपुरा मकेर की। श्याम कुमार गिरी, घर खलपुरा, थाना मकेर, जिला छपरा, सारण। 11 अप्रैल को उनके साथ मारपीट की गई। 23 अप्रैल को उनकी मौत इलाज के दरमियान हो गई और उसके इतने बड़े प्रमाण मेरे पास हैं कि हॉस्पिटल पर आने के बाद भी उनको पीटा गया। ये सरकार बदलने की बात है, बदलने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। और यादव भाइयों से मैं ये निवेदन करूँगा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हो गए तो आप सभी उप मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। और वो ठंडा करने की अगर बात करते हैं तो उतावलेपन में ना आए, उतावलापन कहीं महंगा पड़ेगा। और आप अगर उनके मुख्यमंत्री बनने के आवेश में कुछ गलती करते हैं तो आप खुद बर्बाद होइएगा। तेजस्वी यादव जी आपको देखने नहीं आएंगे। तो ये जान जाइए कि वहाँ मार की गई और यादव कम्युनिटी के द्वारा मार की गई श्याम कुमार गिरी को, और जिसमें डीएसपी इंद्रजीत बैठा और थाना प्रभारी और एसपी तीनों की मिलीभगत से, चूंकि तेजस्वी जी आ चुके हैं सत्ता में और इस केस को ऊपर से लेकर के दबाव डाल करके या जैसे भी हो निपटाया गया और अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। और डीएसपी साहब उस केस को बिल्कुल खराब कर दिए और नाम निकाल करके, और जहां मर्डर हो चुका है उसको ट्रू करके भेजा गया। तो डीएसपी इंद्रजीत बैठा जी, मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं, बिहार सरकार आपकी नौकरी नहीं बचा सकती है। आपके बाल बच्चे भी हैं, कानून का हाथ बहुत लंबा चौड़ा होता है। अगर आपने ऐसा किया है तो अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। तो सारण एसपी
और डीएसपी इंद्रजीत बैठा जी, ये आपने बहुत गलत किया है। और मैं ऐसे शोषित, वही तो मैं कहता हूं 100 में 90 शोषित है, शोषित वर्ग हमारा है। सभी जातियों में, सभी जाति धर्मों में शोषितों की संख्या 90% है। तो ऐसे शोषित जिसका सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, जो जंगल राज पार्ट 2 शुरू हुई है, तो आप सभी अपने सुरक्षा हेतु थोड़ी जमीन बेचो, अपनी जमीन बेचो और लाइसेंसी हथियार खरीदो। ऐलान करता हूं मैं। धन्यवाद। लाइसेंसी हथियार की बात हो, लाइसेंसी हथियार मिलने की तो बात दूर है। यहाँ आप देखते हैं हर मतलब कोई भी जिला लेवल पर या प्रखंड स्तर पर कोई भी कार्यालय हो, यहाँ आम नागरिक की क्या मतलब बड़े बड़े लोग भी परेशान हैं। बिना कुर्सी टेबल के नीचे 2 पैसे बढ़ाए हुए उनका कोई काम नहीं होता है। तो लाइसेंसी बंदूक या लाइसेंसी पिस्तौल लेने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, इसीलिए शोषित इनकलाब पार्टी आई है। इसका नाम ही है शोषित, जो सभी जाति वर्ग में शोषित। और इनकलाब, इनकलाब मुस्लिमों का शब्द है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आज मुस्लिमों को छलने का जो काम किया सभी पार्टियों ने, मरहूम शहाबुद्दीन जी को नाम सभी सुना होगा, जिनके माटी मंजल तक ये लोग नहीं गए और मुस्लिम समाज का किसी को नेता बनने तक नहीं दिए ये। तो देखिए, जहाँ तक ये भ्रष्टाचार और घूस की बात है, ये सब जो अब तो और बढ़ेगी, ये पार्ट 2 की बात है, वो छोड़ दीजिए। शराबबंदी लागू की गई। क्या शराबबंदी है? शराबबंदी नहीं है। तो हर घर में कल रात में मैं अपने गांव गया था और एक राजस्थान नंबर गाड़ी से एक लड़का गिर गया। वो दारू पी रखा था। जलालपुर थाने की बात है, अगर जलालपुर थाना प्रभारी सुन रहे हैं तो सुनिए। और कटेसर गया था और कटेसर से वो मानपुर के रास्ते आ रहा था, जबकि जलालपुर का रास्ता उधर से था। काफ़ी पिए हुआ था। कुछ वहाँ बच्चों ने, मैं तो एक दिन के लिए दिल्ली से आया हूँ, पटना गया मीटिंग में, फिर आया रात्रि विश्राम के लिए मैं गांव गया था। सड़क पे टहलने निकल, लड़के बताए कि सर ये दारू लेकर 3 बजे गया है, ये सब दारू धंधा। ये कैसे दारू का धंधा हो रहा है? ये तो रेवेन्यू कह दिया गया कि खत्म हो रहा है, लेकिन ये सब ऊंचे स्तर तक जा रहा है। नहीं, पहले तो ऐसा था कि दारू लोग खरीदने के लिए जाते थे ठेका के पास। डिलीवरी हो अब तो घर बैठे पहुंच रहा है और प्रतिदिन गाड़ियां जब्त भी हो रही है, पकड़ा भी रही है। क्या बिहार सरकार को इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि शराब बंद है और फिर भी लोगों में बाहर है? नहीं, शराबबंदी इनकी टोटली फेल है, एक लाइन में सुन लीजिए। और शोषित इनकलाब पार्टी बहुत पहले भी कह चुकी है, और मैं एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता ये घोषणा करता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दारू को कुछ खास नियम और शर्तों के आधार पर चालू किया जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ खास नियम और शर्तों के आधार पर इसको चालू करेगी हमारी सरकार। और इससे जो रेवेन्यू का ये हो रहा है, ये भी बचत होगा। और इसी का दारूबंदी का दुष्परिणाम है कि जिसको पीना है वो पिएगा। वो जहरीली शराब पिया, कितने माताओं की गोद सूनी कर दी गई, कितने औरतों को विधवा बनाने का काम किया नीतीश कुमार ने। जैसे था कुछ सख्त नियम लगाकर आप दारू को चालू करते, ये होना चाहिए। नियम और घूसखोरी की जहाँ तक बात किया तो ठेकेदारी, जैसे कि आपने बोला कि हम नई शर्तें लागू करेंगे, नई शर्तें बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि नई शर्तों को बनाने के लिए भी ठेकेदारी में क्या घूसखोरी और करप्शन नहीं होगी? ठेका सामान्य व्यक्ति को मिल जाएगा, ऐसा लगता है? हमने भी ऐसा सुना है कि ठेकेदार जो भी लोग होते हैं वो भी काफ़ी पैसे तक ऊपर तक पहुँचाते हैं, तभी जाकर उनको ठेके तक भी मिलती है। देखिए, इस पार्टी का नाम ही शोषित समाज। हमारी पार्टी कुछ वैसा नहीं करेगी। और मैं पूरे बिहार की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि आप पूरी जनता से मेरा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि मेरे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, जो चारों सदन का मेंबर रहा हो, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे। और जिस व्यक्ति पर 107 और 144 का केस नहीं है, जो इतना स्वच्छ व्यक्ति है, हम लोगों ने ठाना है कि शोषितों का भला करेंगे। ऐसे किसी भी घूसखोर और दबंग लोगों को हम लोग नहीं घुसने देंगे। आम जनता अपने भविष्य को सुरक्षित करे शोषित इनकलाब पार्टी में आकर के। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सुने होंगे
कि कोई भी केस मुकदमा होता है और 20 सालों तक चलता है, 20-20 सालों तक चलता है। शोषित इनकलाब पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही कुछ खुले एजेंडे पर घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसमें पहला घोषणा पत्र है कि हम पुलिस की पावर को कम करेंगे। ऐसा क्यों? आप जाइए विदेशों में, अगर किसी के दरवाजे पे पुलिस जाती है तो लोग मेहमानबाजी में आते हैं कि मेहमान आया है, लेकिन हमारे यहाँ अगर पुलिस आती है तो समझते हैं कि लोग जल्लाद आया है। नहीं, पुलिस की बात, इस पर मैं कटाक्ष करना चाहूँगा। अभी मैं कल या परसों की खबर अगर आप देखे होंगे, अभी सिसवन प्रखंड में ग्यासपुर में पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग किया है, पुलिस को गोली लगी है और वो अभी मौत से जूझ रहे हैं। और कैसे पुलिस सुरक्षित कैसे? आप उनका इतना जब अधिकार है तो उनका ये हाल है। अगर अधिकार को आप कम कर देंगे तो अब पुलिस पर जब गोली चलने लगे तो आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है? देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, इसका जवाब पहले भी मैं दे दिया हूँ, फिर दे देता हूँ पुनः। ये जंगल राज पार्ट 2 है और आपको सेक्रेसी मेंटेन करनी होगी, मेंटेन करना होगा। चूंकि बहती गंगा में हाथ, प्रशासन के साथ साथ बहती गंगा में हाथ धोने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है। कहा गया है एक कहावत, स्वान मीन्स होता है कुत्ता, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। यदि कुत्ता चाट देगा प्रेम से तो आपको उकवत हो जाएगा, और काट देगा तो एंटी रेबीज की इंजेक्शन लेनी पड़ जाएगी। तो ये जो घटना बता रहे हैं ये इक्के दुक्के घटना है। जो मेजोरिटी वे में घटना होगी हम उसको मान के चलेंगे। और हम दूसरे बिंदु पर बोल रहे थे कि जो केस मुकदमा 20-20 साल चलता है उसमें लड़ने वाले को और सरकार का एक एक अपराधी मुजरिम पर लाखों लाख रुपया खर्चा होता है, कुल मिलाकर अरबों रुपया खर्चा होता है। शोषित इनकलाब पार्टी इसमें तब्दीली करते हुए एक सख्त कानून बनाएगी अपनी सरकार आने पर कि पुलिस के पावर को कम करेगी। पुलिस का पावर उतना ही रहेगा सिर्फ FIR करने तक। उससे संबंधित मजिस्ट्रेट दिया जाएगा जो 15 दिन के अंदर वो कहेगा कि गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है, तब उनको गिरफ्तार करना होगा। और उसके बाद 3 महीने का समय लोअर कोर्ट को हम देंगे, 3 महीने में आपको निपटारा करना है, 3 महीने हाई कोर्ट को, 3 महीने सुप्रीम कोर्ट को। और गवाह नहीं आते हैं इसलिए केस बढ़ता है अधिक दिनों तक, तो ऐसी कानून बनाई जाएगी कि एक नोटिस पे गवाह को आना होगा, हाजिर होना होगा, नहीं तो दूसरे पक्ष के एवज में फैसला चली जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर 1 साल के अंदर बड़े से बड़े मुकदमे का निपटारा करने का सख्त। जी ये तो स्पष्ट है। अभी अभी आप सुने होंगे कोई एक खबर आई थी कि CJI कौन थे, क्या नाम था, हाई कोर्ट के हाँ, जज की बात करते हैं, उन्होंने ऐसा मतलब अवकाश प्राप्त होने के बाद कुछ ऐसा विवादास्पद बयान उन्होंने दिया है। इसको विवादास्पद कैसे कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं नहीं, उनके अंदर जो है, नहीं, उनके अंदर जो, इस शब्द को मैं बता रहा हूं, उनके अंदर जो वेदना थी, वेदना को प्रकट किया है। लेकिन विवादास्पद मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि सरकार और जितनी राजनीतिक पार्टियां जिस जिस स्टेट में या कहीं भी जो सत्ता में काबिज है, जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है संवैधानिक संस्थाओं पर, उसके विषय में उनका कटाक्ष है, उस वेदना को उन्होंने प्रकट किया है। तो इसलिए ये विवादास्पद है, तो उनके नज़र पे होंगे, तो ये सही कह रहे हैं वो बात। तो अब आपने भी यह स्वीकार किया कि न्यायालय कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं रहा, और आपकी पार्टी का नाम जैसे कि मेरे सुना शोषित इनकलाब पार्टी, और आपने भी कहा कि शोषितों पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, शोषित तो आज भी शोषित है, क्योंकि जो शोषित है अगर थोड़ा सा भी आवाज़ बुलंद करें, शाम के समय अगर सुबह में बोला, पक्का है ये बिहार ऐसी है, बिहार सरकार या बिहार का तंत्र ऐसा है, सुबह हमें बोला शाम को उसका हाथ पैर तोड़ कर रख दिए जाते हैं। तो कहाँ तक शोषित अपना आवाज़ उठा पाएगा? जब तक वो अपना हाथ पांव बचाएगा तब तक उसकी जान निकल गई रही होती है। अगर ऐसी समस्याएं सरकार में आती, हमारे समाज में आती है, क्या कोई दूसरा शोषित वर्ग जो है अपनी आवाज़ को उठा पाएगा, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ पाएगा? जब अपने हक के लिए बात करता है उसका हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उस पर गोली चल जाती है। भारतीय जी, आपने इन प्रश्नों को उठाकर हमको झकझोरने का काम किया है अंदर से, और मैं अपनी वेदना आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बात आप 100% सही कह रहे हैं, लेकिन गलती मतदाताओं की भी है। मतदाता का मतलब होता है
वो अपने मत का दान कर रहा है, गुप्त दान कर रहा है, इसको अनाउंस नहीं करना है, नहीं उठाना है, आप अपने मन में रखो। और मत देने के समय आपको सही व्यक्ति को चुनना है। अब रह गया कि कैसे आप सही व्यक्ति को चुनेंगे, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी चुनाव में आप अपना मत देने से पहले जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच से ऊपर उठकर सोचें। और वो सोचने का स्थान जानते हैं क्या होगा? आप एक इत्मीनान निश्चिंत स्थान पर बैठकर कि क्या सही कैंडिडेट है और क्या गलत है सोचें, और अपने अंतर आत्मा की आवाज सुने, इसको कन्भाषित मत करते रहें, और तब जाकर अपना मतदान करें, आप सही चुनें। ये करते क्या हैं पार्टी वाले? खुद दारू बंद है और चुनाव में दारू बांटने का काम इन्होंने किया। अरे राजीव प्रताप रूढ़ी जी का एम्बुलेंस जब इसमें पकड़ा गया था, अब इससे भी हास्यास्पद बात हो सकती है, हैं? तो दारू और मुर्गे पर मत बिकें, आप अपने मत को न बेचें, नहीं तो आप शोषित के शोषित रह जाइएगा। शोषित की शोषित और दारू पर और पैसे पर वोट न बिकने की जहाँ तक बात है, तो फिर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। आपको शायद नहीं पता होगा, अगर आप गाँवी ग्रामीण स्तर पर जाएं, जहाँ मतलब लोग मतदान करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है अक्सर जो है लोग, ये लोकतंत्र नहीं है। आप किस प्रकार से लोकतंत्र कहते हैं? ये तो राजतंत्र है ना, जहां राज चलता है। हम मुख्यमंत्री हैं तो हम ही रहेंगे, हम मुखिया हैं तो हम ही रहेंगे। वोट ना देब, तू ना देब तार तो अभी शाम के बुझ जाइए, काल बुझ जाइए। वोट नहीं देने वाले को साफ मर्डर तक कर दिया गया है, हाथ पैर तोड़ कर रख दिया जाता है। किस लिए? कि हम मुखिया हैं, हम रहेंगे, हम विधायक हैं, हम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आप इसे कैसे लोकतंत्र मानते हैं? लोकतंत्र की बात है, हम चाहते हैं कि फलाना को वोट दें, हमको वोट देने कौन देता है? वहां पर जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। हम न बूथ कैप्चरिंग नहीं भी होता है, हम देना चाहते हैं कहीं पर, रात में हमारे भाई को उठा लिया जाता है, हमारे बेटी को उठा लिया जाता है, बेटा को उठा लिया जाता है वोट देने के लिए। कहां से लोकतंत्र की बात करते हैं? इस भारत से तो लोकतंत्र उठ गया है, सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र है, जहां पर मुख्यमंत्री भी कोई एक ही रहेगा, विधायक है तो विधायक भी वही रहेगा। जब बदलाव नहीं होगा, हम रोल लोकतंत्र की बात कैसे आप कर सकते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए भारती जी, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश तो है। अब इसको सत्ता कागज पर है, नहीं सुनिए, इसको सत्ताधारी नहीं, एक मिनट, इसको सत्ताधारी मैं कह रहा हूँ वही, इसको सत्ताधारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता पर काबिज है, या जो किसी भी क्षेत्र में जो मुखिया है या विधायक है, इन लोगों ने अपने वर्चस्व और दबंगई के बल पर यदि इसको राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, नहीं कायम करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। इसके लिए मैं पूरे बिहार की जनता से एज ए शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये हुंकार करता हूँ, आक्रामक आह्वान करता हूँ कि हे शोषितों, सभी जाति के शोषित और कमजोर वर्ग, शोषित का परिभाषा हम लोगों ने बदल दिया है, जगदेव बाबू का परिभाषा, सभी वर्ग में 90% शोषित हैं, ब्राह्मण में भी हैं, राजपूत में भी हैं, यादव में भी हैं, दलित में भी हैं। आप जागो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आप उसका विरोध करो, एकता में ताकत है। और नागमणि और शैलेश गिरी इसीलिए शोषित इनकलाब पार्टी लेके आया है, जो चल गया सो चल गया, अब ये नहीं चलने वाला है। आप एक हो जाओ, आवाज उठाओ। मैं अपना, आप टेलीफोन करो, नागमणि को टेलीफोन नंबर जारी किया जाएगा, उस पर हम लोग तत्क्षण कार्रवाई करेंगे ऊपर से नीचे तक, है ना। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, 15 अक्टूबर से 6 महीने के लिए जगदेव रथ निकलने जा रहा है शोषित इनकलाब पार्टी का, जो बिहार के हर क्षेत्रों में जाएगी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और बूथ कमेटी के गठन करेगी। और 2025 में नागमणि कुशवाहा के नेतृत्व में मंत्री बनाया जाएगा। और इसी को ख़त्म करने के लिए कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री और
5 उप मुख्यमंत्री, जिसमें एक यादव से, एक ब्राह्मण से, एक मुसलमान से और एक दलित से हम बनाएंगे कि उसका अगर उस जाति का मुख्यमंत्री रहेगा तो अपने जातियों को सोचेगा, जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, उसी जातियों का कल्याण होता है। तो इस जो राजतंत्र कायम हुआ है भारती जी, तो इन लोगों ने कायम कर दिया है। हम लोग अभी आए हैं और इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। शोषित तुम डरो मत। भगत सिंह 13 बरस के उम्र में लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत लोग बलिदान दिए। तो इन लोगों के साथ भी जो घटना हो रही है, शोषित इनकलाब पार्टी, मैं कहता हूं, मैं केंद्रीय पार्टी ऑफिस में बैठ के कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं में जिसको मारा जाएगा, शोषित इनकलाब पार्टी उसको शहीद का दर्जा देगी। मैं आपको ऐलान करके जाता हूं, लेकिन आप लड़ो। मैं एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के पहले शायद इसी प्रकार की घोषणाएं की जाती है कि हम दलितों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, उनके साथ हैं। फिर भी दलितों का शोषण हुआ है, फिर भी दलितों पर अत्याचार हुआ है और आप भी वही कह रहे हैं। फिर हम आप पर विश्वास कैसे करें? हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस विषय में ये कहूँगा कि जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है, कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो मैं आपने इसके पूर्व में भी बताया हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नागमणि जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो चारों सदन के मेंबर हैं, उस व्यक्ति पर अभी तक 107 और 144 का भी केस नहीं दर्ज है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितने स्वच्छ छवि के वो आदमी रहे हैं। और सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी किसी काम के लिए फ़ोन उठा लेना, किसी की पैरवी करना, वो है। मैं अपने विषय में बता दूं, मैं घोषणा कर रहा हूं, तो शैलेश कुमार गिरी भी ये जनता बताएगी कि अभी तक बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के आदमी हैं और हम लोग रूट लेवल से आए हैं। आप बताइए कि किस नेता पर केस नहीं है? घोटाला का तो ये का, तो वो का, तो बलात्कार का, तो बलात्कार का नहीं। एक मिनट। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुछ नहीं है। हम स्वच्छ लोगों को रखेंगे तो नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलेगा, हम कर रहे हैं। और जनता को ये विश्वास करना पड़ेगा, जनता अपना विकल्प देख ले, है ना? वो सबको देख चुकी है, हमको उनको देखना है। और ये जुमलेबाजी नहीं होगा, बस हम जितना करना है उतना कहने जा रहे हैं और करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात और लगी भी हमें। अब मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर शैलेश गिरी जी, आप सारण की धरती से बिलोंग करते हैं, आपका सारण की धरती के लिए क्या मुख्य जो है आपका उद्देश्य रहा है और आप क्या चाहते हैं? यहाँ की जनता के लिए विशेषकर काफ़ी आपसे उम्मीदें भी बनती है, तो आप सारण की धरती के बारे में कुछ बताएं और इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तत्काल के बिहार के 10 जिलों में इथेनॉल अन्य अन्य फैक्ट्रियां लागू की गई। कहीं जमुई में कोई खान निकल गया तो कहीं कोई खान निकल गया। मैं सारण प्रमंडल से आता हूं, छपरा से आता हूं, मेरे अपने क्षेत्र के लिए मुझे कसक है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, और यहाँ के दाऊदपुर क्षेत्र से भी मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सिवान से हाजीपुर के रास्ते समस्तीपुर इंटरसिटी सवारी गाड़ी अप डाउन चालू नहीं है, उसे पुनः बहाल किया जाए, चालू किया जाए। और दाऊदपुर में अप डाउन मौर्य का ठहराव और छपरा सिवान के बीच सेटल सवारी गाड़ी और कोविड को लेकर जो बढ़ा हुआ किराया है उसको कम किया जाए। और कोविड के पूर्व में दर्जनों गाड़ियां जो चल रही थी वो बंद कर दी गई है, उसको पुनः बहाल किया जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कल कारखानों के में कि सारण, पूरे सारण जिले में लगभग 640 एकड़ सरकारी ज़मीन है जो कल कारखाना फैक्ट्रियों के लिए है। उसमें सारण में कल कारखाना और फैक्ट्री बनाया जाए। और बरवा के पास इधर जो कमलदह है, जहाँ कुछ पर्यटन में चला गया है, लेकिन मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 25 बीघा ज़मीन वहाँ अभी भी है, वहाँ भी कल कारखाना लगाया जाए। और मैं खास करके जलालपुर क्षेत्र से आता हूँ, कर्मभूमि मेरी रही है दाऊदपुर मांझी, तो जलालपुर क्षेत्र के लिए भी मैं कहूँगा
कि दाऊदपुर से जो कुमना होकर जो जलालपुर को रोड निकलती है, उसमें जो कुमना मठ का जमीन है, इसको व्यवस्थित करते हुए वहाँ एक फैक्ट्री लगाई जाए कि हमारे क्षेत्र के सारण के लोगों को भी रोजी रोजगार मिले, और इस पर मैं काम आगे करूंगा। मैं अपना अभी पहला वक्तव्य दे रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंचता हूं, इस पे काम करूंगा। दूसरी बात, आज़ादी का मैं ये मोदी जी को संदेश देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुमनाम शहीदों को सामने लाना। तो गुमनाम शहीद में हमारे यहाँ भी छट्टूगिरी, फागूगिरी, सिवान में कामतागिरी, सिवान में बबन शाह, झगरू शाह, जो 13 अगस्त को क्रांति में मारे गए थे। तो मैं अपना बता दूं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और मोदी जी ने खुद कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है गुमनाम शहीदों को सामने लाना। तो इसमें 13 अगस्त को जो अंग्रेज़ों से जंग के दौरान जो मारे गए थे, हमारे दाऊदपुर के गिरी ब्रदर्स, छट्टूगिरी, फागूगिरी, कामतागिरी, और ताजपुर के जलेश्वर मिशीर हैं, जलेश्वर दुबे, और सिवान के झगरू शाह और बब्बन शाह, आज तक इन लोगों का सरकारी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। और इन लोगों के विषय में मैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक उनके कार्यालय में हमने लेटर भी भेजा था, लेकिन कोविड के कारण और उनके दौरे के कारण नहीं मिल सके। लेकिन नए राष्ट्रपति जो आई हैं, मैं उनसे पुनः इस पर मिलूँगा और देर सवेर इसको करा करके रहूँगा। दूसरी बात, बेरोजगार युवकों के लिए सारण में क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 10 जिलों में एथेनॉल फैक्ट्री आरा से लेकर के कहाँ कहाँ लग गया, कहीं खान निकल गया। हमारे सारण प्रमंडल को क्या मिला? तो सारण के लिए सारण में 640 एकड़ जो ज़मीन है सरकारी फैक्ट्रियों के लिए। तो उद्योग मंत्री जी से मैं कहूँगा, और भारत सरकार से भी कहूँगा, बिहार सरकार से भी कहूँगा कि सारण प्रमंडल के युवाओं के रोजी रोजगार के लिए आप इस 240 एकड़, लगभग 240 एकड़ भूमि पर उद्योग और फैक्ट्री लगाने का काम करें। इधर भी दें, इधर भी बेरोजगार पड़े हुए हैं, इधर भी लोगों को भूख लगता है, इधर भी लोगों की आवश्यकताएं हैं। और कमलदह बरवा के पास जो कुछ पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है, उसके बाद भी 25 बीघा ज़मीन है, उसमें भी लगाया जाए। और ख़ास करके मैं जलालपुर क्षेत्र से आता हूं, इसलिए जलालपुर के जो कुमना मठ का जो ज़मीन है, जो चंवर है, उसमें भी उद्योग धंधे लगाए जाएं, ताकि हमारे जलालपुर क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिल सके। बहुत बातें अच्छी लगी आपकी, और बहुत अच्छे उद्देश्य हैं आपके। मैं भी मेरी भी अपेक्षाएं हैं जनता आपका साथ दें, और फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, फिर बातें होंगी इसी तरह से, है ना। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।